कैसे एक इजरायली डिफेंस फोर्स का जवान बन जाता है फिलिस्तीन का समर्थक, क्यों चुराई थी उसने वो 57 तस्वीरें और क्या राज छुपा था उन तस्वीरों में, लंदन का अखबार क्या खुलासा करने वाला था इजराइल के बारे में और कैसे मोसाद रोकेगी उस खुलासे को होने से। ये हैरत अंगेज रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानी आइए देखते हैं मेरे साथ बिहाइंड द ट्रुथ पर। मैं अतीक पटेल आपका होस्ट, चलिए शुरू करते हैं। साल था 1976, जगह थी डिमोना न्यूक्लियर प्लांट, इजराइल के बरशवा शहर में रहने वाला एक शख्स जिसका नाम मोर्देचाई वानोनू था। वो एज ए टेक्नीशियन इजरायली डिफेंस फोर्स में इंजीनियरिंग कॉम्बैट कॉर्प्स को ज्वाइन करता है। इजराइल इस जगह पर दुनिया से छुपाकर अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम चला रहा था। यहाँ पर नौकरी करने में कड़ी शर्तें थी। उसे साफ साफ हिदायत मिली थी ना तो किसी अरब देश की यात्रा करनी है, ना ही किसी कम्युनिस्ट देश की, क्योंकि इजराइल इन सभी देशों को अपना दुश्मन मानता था। इस नौकरी के दौरान वानोनू का झुकाव कम्युनिज्म की तरफ ज्यादा हो गया था। वो यहूदी था, फिर भी कम्युनिज्म से वो ज्यादा प्रेरित हो चुका था और तभी वो फैसला करता है कि 1985 में आकर इजरायली डिफेंस फोर्सेस की नौकरी छोड़ देता है। लेकिन नौकरी छोड़ने के पहले वानोनू इस प्लांट से 57 तस्वीरें चुरा लेता है। इसके बाद वानोनू दुनिया घूमने लगा और कई देशों का भ्रमण करने के बाद वो ऑस्ट्रेलिया के शहर सिडनी में पहुंचा। सिडनी में वानोनू को उसका एक पुराना दोस्त मिलता है। दोस्त से बातचीत के दौरान वानोनू उन 57 तस्वीरों का भी जिक्र करता है। तभी उसका दोस्त उसे बताता है कि ये तस्वीरें कोई भी न्यूज़ चैनल उससे खरीद लेगा और उसके बदले वानोनू को $1 मिलियन तक का इनाम मिल सकता है। इसके बाद वानोनू न्यूज़ वीक के पत्रकारों से मिलता है, लेकिन न्यूज़ वीक के पत्रकार वानोनू में इतनी ज़्यादा दिलचस्पी नहीं दिखाते। तो वानोनू दोबारा अपने दोस्त से जाकर मिलता है, उसे सारी बातें बताता है। उसका दोस्त इस बार सलाह देता है कि वो लंदन के जर्नलिस्ट संडे टाइम्स में जाकर पीटर हुमन से मिले। इसके बाद वानोनू लंदन जाकर पत्रकार पीटर हुमन से मिलता है, उसे इन तस्वीरों के बारे में बताता है, इजराइल के न्यूक्लियर प्रोग्राम के बारे में बताता है। वानोनू कहता है कि इजराइल के पास करीबन 100 से 150 न्यूक्लियर बम मौजूद है। ये बात सुनने के बाद पीटर इन तस्वीरों को खरीदने के लिए तैयार हो जाता है। पीटर यह जानता था कि अगर ये बात इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद तक पहुंची तो वानोनू की जान को खतरा हो सकता है। इसीलिए पीटर ने उसे एक सुरक्षित स्थान पर ठहराया और थोड़े थोड़े वक्त के अंतराल में उसके स्थान बदलता गया। ये सब यूं ही चलता रहा। पीटर और वानोनू के बीच डील हो चुकी थी, वानोनू को उसके पैसे मिल चुके थे और पीटर को वो तस्वीरें। चूंकि संडे टाइम्स लंदन का एक फेमस अखबार है, तो कुछ भी छापने से पहले वो ये कंफर्म करना चाहता था कि जो वानोनू बोल रहा है क्या वो सच है या फिर महज एक झूठी कहानी। इस खबर को फैक्ट चेक करने के लिए पीटर इजरायली एम्बेसी जो लंदन में मौजूद थी, उसके एम्बेसडर को एक पत्र लिखता है। पत्र में बताता है कि हमें खुफिया जानकारी मिली है कि आप लोग दुनिया से छुपाकर न्यूक्लियर प्रोग्राम रन कर रहे हैं। अगर आपको उसके ऊपर कुछ कहना है तो आप हमें बता दीजिए, हम उसके साथ साथ आपका कहा भी प्रकाशित कर देंगे। और ये कहने के साथ साथ पीटर ने 3 तस्वीरें इजरायली एम्बेसी को उस चिट्ठी में भेज दी। ये खबर मिलते ही इजरायली एम्बेसडर के पैरों तले मानो जमीन खिसक गई। वो आनन फानन में इजरायली सरकार को कॉल करता है और वहां से बात पहुंचती मोसाद के पास। अब इजराइल डर चुका था, क्योंकि अगर ये बात इंग्लैंड या फिर अमेरिका की सरकारों के पास पहुंच गई कि इजराइल एक न्यूक्लियर प्रोग्राम रन कर रहा है, तो उनकी जो अंतर्राष्ट्रीय इमेज है, जो इंटरनेशनल इमेज उन्होंने क्रिएट करके रखी है, उस पर बहुत भारी प्रभाव आएगा, बहुत नुकसान। और साथ ही साथ इंग्लैंड और यूएस के साथ जितने गहरे उनके संबंध है, उस पर भी असर पड़ेगा। इजराइल की सरकार मोसाद को किसी भी कीमत पर एक खबर छपने से रोकने और साथ ही साथ वानोनू को वापस इजराइल लाने का निर्देश देती है। मोसाद काम पर लग जाती है और अपने एक खूबसूरत एजेंट को लंदन भेजती है। तारीख 24 सितंबर 1986। मोसाद की भेजी हुई जासूस, जिसका कोड नेम सना था, वो पहली बार वानोनू से एक सड़क पर टकराती है जानबूझकर। जैसे ही टकराती है वो कुछ घबराई हुई सी लगती है। वानोनू उससे उसकी घबराहट के बारे में पूछता है। थोड़ी देर की बातचीत के बाद दोनों दोस्त बन जाते हैं। जासूस अपना नाम सना बताती है और कहती है कि वो एक ब्यूटिशियन है। वानोनू उसकी खूबसूरती को देखकर उसकी तरफ आकर्षित हो जाता है। इसके बाद दोनों की मुलाकातों का सिलसिला शुरू हो जाता है। दोनों आपस में मिलते रहते हैं, दोनों के बीच में प्यार हो जाता है। वे दोनों कई बार होटल में भी मिलते हैं और देखते ही देखते वे बहुत करीब आ जाते हैं एक दूसरे के। वक्त बीतता रहता है। अक्टूबर के महीने में सना वानोनू से जिद करने लगती है कि कहीं ना कहीं घूमने चलते हैं। वानोनू राजी हो जाता है। दोनों मिलकर इटली की जगह तय करते हैं। इटली इसलिए क्योंकि सना को ऊपर से खास तौर पर निर्देश मिले थे कि किसी भी सूरत हाल में वो ऐसे कोई काम इंग्लैंड में ना करते जिससे दोनों देश के बीच में संबंध बिगड़ते हैं। इसीलिए इटली की जगह तय होती है। दोनों इटली पहुंचते हैं और इटली में एक अपार्टमेंट लेकर रहने लगते हैं। एक रात करीब 9 बजे वानोनू के अपार्टमेंट में 3 एजेंट्स घुस जाते हैं।
वानोनु उन्हें देखकर घबरा जाता है, लेकिन कुछ देर में वो तीनों एजेंट उस पर काबू पा लेते हैं। देखते ही देखते वो उसे बेहोशी का इंजेक्शन देकर वहां से उठाकर उसे बीच के किनारे लाते हैं, जहां पर पहले से ही एक स्पीड बोट उनका इंतजार कर रही। तारीख 6 अक्टूबर 1986। ये चारों वानोनु को समुद्री रास्ते से रोम से इजराइल ले आते हैं। यहाँ पर उसका इंटरोगेशन शुरू होता है। पूछताछ के दौरान वो सिर्फ एक ही बात दोहराता रहता है कि अगर इजराइल में सुख शांति हो सकती है तो फिलिस्तीन में क्यों नहीं? क्यों इजराइल अपने ताकत के बल पर फिलिस्तीन में तबाही मचा रहा है? वो बहुत गलत है। वानोनु का बचपन से ही इजराइल को लेकर एक अंदर से आक्रोश था और फिलिस्तीन को लेकर एक सॉफ्ट कॉर्नर था उसके दिल में। दूसरी तरफ लंदन में पीटर वानोनु को हर जगह ढूंढता है, हर जगह की तलाशी लेता है। उसे शक हो जाता है कि शायद मोसाद ने वानोनु को गिरफ्त में ले लिया है। वो आनन फानन में 7 अक्टूबर को संडे टाइम्स में ये खबर प्रकाशित कर देता है, रिवीलिंग द सीक्रेट्स ऑफ इजराइल्स न्यूक्लियर आर्सेनल। बड़ी सी हेडलाइन के साथ फ्रंट पेज पर ये खबर को प्रकाशित करता है। खबर छपते ही पूरी दुनिया में मानो एक कोहराम मच जाता है। सारी खुफिया एजेंसियां, दुनिया भर की खुफिया एजेंसियां यही बात में लग जाती है, एकदम शर्मिंदा हो जाती है कि कैसे इजराइल ने उनकी आंखों में धूल झोंक कर अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम चला लिया। इजराइल भी इस बात से परेशान था कि वानोनु को तो उन्होंने उठा लिया, लेकिन जो खबर थी, लेकिन जो रिपोर्ट थी उसे पब्लिश होने से नहीं रोक पाई। दूसरी तरफ जब वानोनु को किडनैप करने का इल्जाम इजराइल पर लगा, पहले तो इजराइल साफ साफ इनकार कर देता है, लेकिन ठीक 2 महीने बाद इजराइल को मानना पड़ा, ये एक्सेप्ट करना पड़ा कि हाँ वानोनु मेरी गिरफ्त में है। अब वानोनु पर मुकदमा चलता है। मुकदमे में उस पर देशद्रोह का आरोप लगता है। उस समय इजराइल में देशद्रोह की सजा मौत थी, लेकिन साथ ही साथ ये भी लिखा था कि अगर जिसको सजा दी जा रही हो वो एक यहूदी है तो उसकी सजा को बदलकर उम्र कैद या फिर कुछ सालों की सजा कर दी जाए। जो लॉयर था जो वानोनु को डिफेंड कर रहा था, उसने भी कहा कि वानोनु को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए, लेकिन मौत की सजा ना दी जाए। इसके बाद इजराइल की अदालत वानोनु को 17 साल की सजा सुनाती है, जिनमें से 11 साल उसे एकदम अकेला तन्हा रखा गया और बाकी के 7 साल उसे अन्य कैदियों के साथ रखा गया। इस पूरी कैद में जब तक वो अंदर कैद था, वो हर वक्त सना के बारे में पूछता रहता, हर वक्त सना की याद में रहता, हर किसी से पूछता कि सना कैसी है, कहाँ है। वानोनु की जब खबर बाहर लोगों के पास आई तो मानो लोगों की सहानुभूति वानोनु के लिए और बढ़ गई, क्योंकि वानोनु की सोच गलत नहीं थी। वो फिलिस्तीन के लोगों के लिए लड़ाई लड़ रहा था और उसी के लिए उसने ये कदम उठाया। 18 साल की कैद के बाद 21 अप्रैल 2004 को वानोनु को जेल से रिहा किया जाता है, लेकिन कुछ शर्तों के साथ। ना तो वो किसी चैनल को अपना इंटरव्यू दे सकता है, ना ही वो विदेश की यात्रा कर सकता है, और ना ही देश की कोई और जानकारी वो कहीं लीक कर सकता है। जेल से बाहर आने के बाद सबसे पहला सवाल वो सना के बारे में पूछता है कि उसका प्यार, उसकी सना कहाँ पर है। उसे धक्का तो तब लगता है जब वहाँ के अधिकारी उसे बताते हैं कि सना जिससे वो इतनी मोहब्बत करता था वो और कोई नहीं, इजराइल की मोसाद की एक एजेंट थी। उसे इस बात पर यकीन नहीं होता। वो इजरायली अधिकारियों से उसका पता लेता है, उसके घर पर पहुँचता है। उसे अंदर डर था कि इनकी बात कहीं सच ना हो जाए, लेकिन फिर भी वो जाता है वहाँ पर और डोर को नॉक करता है। जैसे दरवाज़ा खुलता है, मानो वानोनु के पैरों तले मानो ज़मीन खिसक गई। सामने सना अपने पति और बच्चों के साथ खड़ी थी। सना का असल नाम चेरिल बेंटोव था और वो एक इजरायली मेजर की पत्नी थी जो मोसाद के लिए काम करती थी। जब वानोनु को सच्चाई पता चली, वानोनु के लिए इसको एक्सेप्ट कर पाना बहुत मुश्किल था, क्योंकि वानोनु ने कभी एहसास भी नहीं किया था कि इसके साथ जो पल बिताए मैंने सना के साथ, वे सभी झूठे थे, सभी एक कहानी थी, एक फरेब था। वानोनु सना के प्यार में एकदम पागल था। तो दिस वाज टुडेज वीडियो। एक हैरत अंगेज कहानी, मोसाद की अकल्पनीय अद्भुत कहानी जिसको सोच पाना बड़ा मुश्किल है। मोसाद ऐसे ऐसे कारनामे कर दिखाती है जो इंसानी दिमाग के लिए बड़ा मुश्किल है उन्हें कॉम्प्रिहेंड कर पाना। तो बताएं आपको ये कहानी कैसे लगी। अगर आपको कोई सुझाव हो तो वो भी बताएं, कमेंट करें नीचे। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब टू आवर चैनल। हम ऐसे ही वीडियो आपके लिए और लाते रहेंगे। मिलते हैं आपको फ्यूचर में ऐसे ही एक और कमाल के मोसाद के ऑपरेशन के साथ, एक और ऐसे ही कमाल की वीडियो के साथ। मिलते हैं आपसे, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।